हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई एग्ज़ाम पॉइंट में। फ्रेंड्स, इससे पहले हम देख चुके हैं कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन से संबंधित वीडियो। अगर आपने वो वीडियो हमारी नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि भारत में कंपनी राज्य का विस्तार। दोस्तों, ये जो टॉपिक हैं बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने ये वीडियो बनाई है। अगर आपने इसको सही से सारे वीडियो को देख लिया तो आपके सोशल साइंस से संबंधित जो प्रश्न सुपर टाइट जूनियर सुपर टाइट के लिए बने हैं वो एक भी गलत नहीं होंगे, ये ऐसी मेरी आशा है। और अगर आप इसको सही से नोट डाउन करते चलते हैं और याद करते हैं तो आपके सारे प्रश्न परीक्षा में बिल्कुल सही होंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि क्या है। कि ये मैंने आपकी बुक्स के रिलेटेड लिया है, जो SCERT की बुक्स है आपके लिए, आप उससे पढ़ लें। अगर आपने इसको सही से बुक्स को देख लिया तो आपके जो सारे प्रश्न हैं आप इसमें से नोट डाउन करते चलें। तो देखिए दोस्तों, जिस समय अंग्रेज भारत के उत्तर पूर्वी भाग में अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, उत्तरी पूर्वी भाग में, उसी समय दक्षिण मैसूर के हैदराबाद मैसूर हैदराबाद तथा मराठा राज्य के शासक आपस में युद्ध में व्यस्त थे। और देश के शासक प्राय अपनी सीमा के विस्तार जो भारत में था और उत्तराधिकार के लिए संघर्ष करते थे। जो राजा या शासक अपने को कमज़ोर समझते थे वो अंग्रेज़ों की शरण में चले जाते थे। अंग्रेज क्या करते थे, अंग्रेज़ों से जब मदद मांगते थे तो अंग्रेज उनको मदद कर देते थे और अंग्रेज बदले में उस व्यक्ति से जीते हुए राज्य का कुछ अंश या कुछ भाग वो उनसे ले लेते थे। भारतीय शासक अंग्रेजों के हाथ की क्या बनकर रह गए थे, कठपुतली। अंग्रेजों ने लगभग 90 वर्षों 1764 ईस्वी से 1856 ईस्वी भारत के अधिकांश हिस्से पर राज्य करने लगे। देखिए, फिर कह रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे भारत में व्यापार करने आई थी, कैसे इतने बड़े देश पर अपना राज्य अधिकार बढ़ा सकी। इस प्रश्न का आप उत्तर स्वयं खोजें और कमेंट बॉक्स में भी दें, जिससे आपका टेस्ट भी हो जाएगा। देखिए, फिर अंग्रेजों ने विभिन्न नीतियों के अंतर्गत, जैसे बैले जली की सहायक संधि, ये भी काफ़ी पूछा जाता है कि बैले जली की सहायक संधि नीति, डलहौजी की विलय नीति और कुशासन आरोप लगाकर राज्य हड़पना, युद्ध में पराजित करके शासकों से लाखों रुपए वार्षिक लेना और फूट डालो और राज करो की कूटनीतियाँ अंग्रेजों ने अपनाई थी, जिसके कारण वो भारत में अपना शासन स्थापित कर सके थे। देखिए, सबसे पहले देखेंगे मैसूर। उस समय जब मैसूर में क्या था कि विजयनगर साम्राज्य के पतन के पश्चात से ही मैसूर राज्य ने अपनी स्वाधीनता को बनाए रखा था। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में हैदर अली मैसूर की सेना में एक साधारण अधिकारी के रूप में कार्य करना इन्होंने प्रारंभ किया था, लेकिन शीघ्र ही वे अपनी कुशाग्र बुद्धि के कारण सेना में उच्च पद तक पहुंच गए। कौन? हैदर अली। 1761 ईस्वी में उसने मैसूर राज्य पर अपना अधिकार कर लिया था। तो ये प्रश्न पूछ लेगा कि हैदर अली ने मैसूर पर कब अधिकार प्राप्त किया था? तो 1761 में। उसने बिदनूर, सुदा, सेदा, कन्नड़ और मालाबार के इलाकों को जीत लिया था। मालाबार के इलाकों को जीतने के कारण उसकी जो सत्ता थी वो समुद्र तट तक उसका विस्तार हो गया था। इससे अंग्रेजों का आशंकित होना स्वाभाविक था। दोनों के मध्य संघर्ष अवश्यम्भावी थे। अतः 1767 से 1799 के मध्य मैसूर एवं अंग्रेजों में निम्नलिखित 4 युद्ध हुए। और ये जो 4 युद्ध हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। देखते हैं पहला युद्ध कौन सा था। प्रथम युद्ध, जिसको हम प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है, और ये 1767 से 1769 ईस्वी के मध्य। हैदर अली को आगे बढ़ने से रोकने के लिए अंग्रेजों ने हैदर अली के विरुद्ध निजाम, हैदराबाद के जो निजाम थे, मराठों और कर्नाटक के नवाब का एक सम्मिलित मोर्चा बनाया। किंतु हैदर अली विचलित नहीं हुआ। उसने मराठों को धन देकर तथा निजाम को प्रदेश का प्रलोभन देकर उन्हें अपनी ओर मिला लिया। फिर क्या हुआ कि इसके पश्चात कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। 1.5 वर्ष तक युद्ध होता रहा। हैदर अली ने मद्रास के चेन्नई, जिसको चेन्नई कहा था, घेर लिया। और 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को हैदर अली तथा अंग्रेजों के मध्य एक संधि हो गई। और इस संधि के तहत क्या था, जीते हुए जो राज्य थे उनको एक दूसरे को लौटा दिया था तथा विपत्ति में एक दूसरे की सहायता करने का वचन दिया गया। लेकिन अंग्रेज क्या करते हैं कि अंग्रेज तो फूट डाल और राज करने की नीति थी।
नेक्स्ट है, तो हमने देखा प्रथम जो आंग्ल युद्ध था वो 1700 कब से 1767 ईस्वी से 1779 ईस्वी तक। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, कब हुआ 1780। ये आप इसको जरूर नोट डाउन कर लें, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके बारे में विस्तार से पढ़ लेते हैं। 1761 ईस्वी में मराठा ने हैदर अली पर आक्रमण कर दिया, यानी मराठों ने हैदर अली पर आक्रमण कर दिया, परंतु 1769 ईस्वी में हैदर अली एवं अंग्रेजों के मध्य हुई संधि के अनुसार, जो संधि हुई थी कि उन्होंने अपने अपने जीते हुए राज्य वापस कर दिए थे और विपत्ति में एक दूसरे का साथ देने का वादा किया था, उस संधि के अनुसार अंग्रेजों ने हैदर अली की सहायता नहीं की। इससे हैदर अली ने निजाम, यानी हैदर अली ने क्या किया, निजाम तथा मराठों से मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा बनाया। जुलाई 1780 ईस्वी में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया तथा कर्नल बेली, यानी कौन थे वो, कर्नल बेली, यानी कर्नल बेली के अधीन अंग्रेजी सेना को पराजित कर दिया। यानी द्वितीय आंग्ल मराठा जो आंग्ल मैसूर का जो युद्ध था। इसी बीच अंग्रेजों ने निजाम तथा मराठा को हैदर अली से अलग कर दिया। हैदर अली ने इस स्थिति का सामना किया, परंतु वो नवंबर 1781 में पराजित हो गया। नेक्स्ट है कि 1782 ईस्वी में हैदर अली ने अंग्रेजों को बुरी तरह हराया। 6 दिसंबर 1782 ईस्वी को हैदर अली की मृत्यु हो गई। हैदर अली की मृत्यु कब हुई, 6 दिसंबर 1782 ईस्वी को। हैदर अली की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र टीपू सुल्तान, यानी हैदर अली के पुत्र का क्या नाम था, तो टीपू सुल्तान ने राज्य का उत्तराधिकार दायित्व संभाला। टीपू ने 1 वर्ष तक युद्ध जारी रखा। अंत में दोनों पक्षों ने मार्च 1784 ईस्वी में मंगलौर की संधि, यानी द्वितीय आंग्ल जो मैसूर युद्ध था उसकी जो समाप्ति हुई थी वो किस संधि के तहत हुई थी, तो 1784 ईस्वी में मंगलौर की संधि, और दोनों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रांत लौटा दिए। नेक्स्ट है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से 1792 ईस्वी के मध्य। तो अंग्रेजों का मैसूर के विरुद्ध तीसरा टकराव 1790 ईस्वी में हुआ। टीपू कोचीन, यानी कहाँ का, कोचीन रियासत को अपने अधीन मानता था। त्रावणकोर के महाराजा ने डचों से कोचीन रियासत में स्थित जयकोट तथा क्रैगानूर मोल लेने का प्रयत्न किया था, जिसके कारण टीपू ने आक्रमण कर दिया। अंग्रेजों ने त्रावणकोर के राजा के पक्ष में टीपू पर आक्रमण कर दिया और अंग्रेजी सेना वेल्लूर तथा अंबूर से होती हुई मंगलौर तक पहुंच गई, जिसे उसने मार्च 1791 ईस्वी में जीत लिया। अंग्रेजी सेना श्रीरंगपट्टनम तक पहुंच गई। अंग्रेजों ने कोयम्बटूर भी जीत लिया था, परंतु शीघ्र ही पुनः उसे हाथ से खो बैठे। मराठा तथा निजाम की सहायता से उन्होंने पुनः श्रीरंगपट्टनम की ओर चढ़ाई की। टीपू ने इसका कड़ा विरोध किया। जब टीपू ने देखा कि युद्ध जारी रखना असंभव है तो उसने 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि कर ली, यानी श्रीरंगपट्टनम की संधि कर ली। इस संधि के अनुसार उसे अपने राज्य का आधा भाग अंग्रेजों को देना पड़ा। तो ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किस संधि के तहत टीपू सुल्तान को अपना राज्य का आधा भाग अंग्रेजों को देना पड़ा था, तो श्रीरंगपट्टनम की संधि। और ये संधि कब हुई थी, तो 1792 ईस्वी में। युद्ध के इस दौर में टीपू की बहुत क्षति हुई थी। वह अपने राज्य को पूर्ण सहायता समाप्त होने से बहुत कठिनाई से बचा पाया। नेक्स्ट है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में। कह सकते हैं कि तृतीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध था उसकी समाप्ति की संधि के तहत हुई थी, तो श्रीरंगपट्टनम की संधि जो कि 1792 ईस्वी में हुई थी। 1798 ईस्वी में भारत में लॉर्ड वेलेस्ली आया, यानी वेलेस्ली कब आया, 1798 ईस्वी में, जो एक साम्राज्यवादी गवर्नर था, यानी इसका अपने साम्राज्य को बढ़ाना इसका दायित्व था। लॉर्ड वेलेस्ली ने देसी राजाओं को अपने अधीन करने की योजना बनाई। उनकी ये योजना सहायक संधि कही जाती थी, यानी लॉर्ड वेलेस्ली की जो इस तरह की योजना थी उसको क्या कहते थे, सहायक संधि। नेक्स्ट है रेजिमेंट राज्य का भ्रमण करते हुए, यानी सहायक संधि क्या होता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। यानी सहायक संधि के अंतर्गत देसी राजाओं पर यह दबाव डाला गया कि वे अंग्रेजों के संरक्षण में आ जाएं और उसके बदले में अंग्रेजी राज्य उनकी आंतरिक सुरक्षा एवं बाह्य शक्तियों से रक्षा करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेंगे। इस संधि को स्वीकार करने वाले शासकों को कंपनी का आधिपत्य स्वीकार करना था। इन शासकों को अपने खर्चे पर अंग्रेजी सेना
की एक टुकड़ी रखनी पड़ती थी। खर्च वहन न कर पाने की स्थिति में अपने राज्य का कुछ भाग कंपनी को देना पड़ता था। कंपनी की अनुमति के बिना उन्हें किसी भी युद्ध अथवा संधि करने का अधिकार नहीं था। उन्हें अपनी राजधानी में कंपनी सरकार का रेजिडेंट रखना पड़ता था जो राज्य पर निगरानी रखता था। नेक्स्ट है कि इस नीति के अंतर्गत अंग्रेजों ने मैसूर, तंजौर, सूरत, कर्नाटक तथा हैदराबाद पर कब्जा कर लिया था, जिसको सहायक संधि कहते हैं। सहायक संधि के बारे में ये बातें बहुत ही महत्वपूर्ण थी जो आपने इस वीडियो में देखी। बेलीज़ली ने ये निश्चय किया कि या तो टीपू सुल्तान अस्तित्व पूर्णतः समाप्त कर दिया जाए अथवा उसे अपने अधीन बना लिया जाए। इसके लिए उसने टीपू सुल्तान पर यह दोष लगाया कि वह निजाम तथा मराठाओं के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है और विभिन्न देशों से मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध व्यवहार कर रहा है। ये सभी आरोप उसके उद्देश्य पूर्ति के लिए पर्याप्त थे। अप्रैल 1799 ईस्वी में उसने टीपू के विरुद्ध अभियान आरंभ कर दिया और 1799 ईस्वी को अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम का दुर्ग जीत लिया। टीपू बहादुरी के साथ लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। मैसूर पर अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो गया। और दक्षिण भारत के इतिहास में टीपू का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। उसने अपनी वीरता, साहस तथा अभिमान को कभी नहीं छोड़ा। और यहाँ पे उसकी एक प्रिय उक्ति भी थी कि एक शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, लेकिन एक भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना अच्छा नहीं है। ये पूछ लेता है कभी कभी कि ये उक्ति किसने लिखी थी। इस उक्ति का पालन करते हुए वह श्रीरंगपट्टनम के द्वार पर लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ था। अंग्रेजों का मराठों से संघर्ष देखिए। मुगल साम्राज्य की पतनावस्था में मुगलों की केंद्रीय सत्ता निर्बल तथा प्रभावहीन हो चली थी। उधर मराठा संघ यानी जिसमें नागपुर के भोसले, बड़ौदा के गायकवाड़, इंदौर के होलकर तथा ग्वालियर के सिंधिया मुख्य सरदार थे, जिनका प्रमुख पेशवा होता था। और क्या हुआ कि उत्तर भारत की ओर अपना प्रभाव विस्तृत कर लिया था, परंतु अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने जो भारत पर अधिकार करना चाहता था, मराठा संघ की सेनाओं को 1761 ईस्वी में पानीपत के तृतीय युद्ध में पराजित कर दिया था, जिससे मराठा शक्ति बहुत ही क्षीण हो गई थी। मराठों के प्रमुख नेताओं का ध्यान अब पूना यानी पुणे पर केंद्रित होने लगा और पेशवा यानी प्रधानमंत्री पद पाने के लिए उनमें आपसी होड़ होने लगी। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई कि अंग्रेजों को मराठा सरदारों के आपसी कलह का लाभ उठाने का अवसर मिला, क्योंकि अंग्रेज तो चाहते ही थे कि उनको ये देसी राजा आपस में लड़ते रहें और हमें मौका मिले इनमें हस्तक्षेप करने का। 1782 ईस्वी में क्या है 1782 ईस्वी में पेशवा राव की मृत्यु के पश्चात उसका भाई रघुनाथ राव पेशवा बनना चाहता था, परंतु उसने पद की लालसा में अपने भाई के बेटे नारायण राव का वध करवा दिया। उसके इस कार्य से मराठा नाराज हो गए और नारायण राव के नवजात पुत्र को पेशवा की गद्दी पर बैठा दिया। यानी नाना फडणवीस की देखरेख में एक संरक्षण परिषद का गठन हो गया। राघव रघुनाथ अंग्रेजों की शरण में चला गया और उसने अंग्रेजों से सहायता मांगी। वे इसके लिए तैयार बैठे थे। अंग्रेजों और मराठों के बीच प्रथम मराठा युद्ध कब हुआ? 1775 से 1782 ईस्वी में, जो 7 वर्षों तक चला। नाना फडणवीस के कुशल नेतृत्व तथा मराठों की सैन्य शक्ति के आगे अंग्रेजों के अधिक सफलता न मिल सकी। अंत में सालाबाई की नामक स्थान पर 1782 इसमें दोनों पक्षों के बीच ये भी पूछा जाता है कि सालाबाई की संधि किन किन के बीच हुई? तो मराठों के संबंध में और अंग्रेजों के पक्ष में। सन 1800 में फडणवीस की मृत्यु हो गई। मराठों पर आपसी संघर्ष के बादल मंडराने लगे। नेक्स्ट है कि मराठों ने बेलीज़ली की सहायक संधि से अपने को दूर रखा, किंतु नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद सिंधिया, होलकर तथा पेशवा बाजीराव द्वितीय में प्रमुख शक्ति बनने के लिए आपस में संघर्ष प्रारंभ हो गया। होलकर ने पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा सिंधिया की सेनाओं में पराजित कर दिया। पूना पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया। ये दोस्तों आप देख लेना इसको। परंतु ये लिखा है कि द्वितीय मराठा युद्ध कब हुआ था? 1803 ईस्वी में घोषणा कर दी, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई। यानी लॉर्ड बेलीज़ली के विरुद्ध द्वितीय मराठा युद्ध जो हुआ था 1803 में। नेक्स्ट है कि अपमानजनक संधियां करने के लिए विवश कर दिया। सिंधिया को अंग्रेजों के साथ सुरजी अर्जन गांव की संधि तथा भोसले को अंग्रेजों के साथ देवगांव की संधि करनी पड़ी। संधि के तहत दोनों मराठा सरदारों को अपने अपने राज्य का काफ़ी हिस्सा अंग्रेजों को देना पड़ा और अपने अपने राज्यों में अंग्रेज रेजिडेंट रखना स्वीकार कर लिया। इसके पश्चात कंपनी ने होलकर के विरुद्ध तृतीय मराठा युद्ध
1804 1805 ईस्वी को छेड़ दिया, जिसमें अंग्रेज सफल रहे। दोनों के बीच राजपुर घाट की संधि हो गई, जो कि 1806 ईस्वी में हुई थी। राजपुर की घाट की संधि 1806 ईस्वी में। यद्यपि मराठों की शक्तियां कमजोर हो गई थी, फिर भी वे अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए संयुक्त मोर्चा बनाने को तैयार थे। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने पूना स्थित अंग्रेज रेजिडेंट और नागपुर स्थित रेजिडेंट पर आक्रमण कर दिया। ये मराठों एवं अंग्रेजों के बीच का अंतिम युद्ध था, यानी ये मराठों और अंग्रेजों के बीच, जो कि चतुर्थ मराठा युद्ध के नाम से 1817 ईस्वी के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में मराठों की सम्मिलित सेना अंग्रेजों से हार गई। सिंधिया और होलकर के अधीन राजपूताना राज्य अंग्रेजी राज्य के अधीन हो गए। जो राज्य पूर्णतः अंग्रेजी शासन के अंतर्गत नहीं थे, वे भी अप्रत्यक्ष रूप से उनके नियंत्रण में थे। बाजीराव द्वितीय का पूना प्रवेश अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया और अंग्रेजों ने पेशवा के पद को समाप्त कर दिया। बाजीराव द्वितीय को 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन पर कानपुर के निकट बिठूर भेज दिया। डलहौजी की विलय नीति, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सहायक संधि नीति जिस तरह वेलेजली ने भारत के अनेक राजाओं को अपने नियंत्रण में कर लिया था, उसी प्रकार लॉर्ड डलहौजी ने राज्यों को हड़पने की एक नीति बनाई, जो कि क्या था, नियम घोषित कर दिया कि भारत के जिन जिन राजाओं को कोई पुत्र ना हो, वे अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी को गोद नहीं ले सकते। दत्तक पुत्र की संधि जो थी वो इन्होंने समाप्त कर दी थी। इनकी मान्यता थी, क्या था, कि अंग्रेजों के अधीन किसी संतानहीन भारतीय नरेश को गोद लेने का अधिकार निषेध कर दिया। इस नीति के अंतर्गत सतारा, नागपुर, उदयपुर, जैतपुर, बाघाट, संबलपुर तथा झांसी के राज्यों को अंग्रेज राज्य में मिला लिया गया। डलहौजी ने यह भी नीति अपनाई कि भारतीय नरेशों को दी जाने वाली पेंशन तथा उपाधियों से वंचित कर दिया जाए। कर्नाटक के नवाब और तंजौर के राजा तथा नाना साहब की पेंशन और उपाधियाँ समाप्त कर दी गई थीं, यानी इसके तहत ही। तो दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। और देखते हैं अब अंग्रेजों का अवध, बनारस, रोहिलखंड तथा पिंडारियों से युद्ध। यानी अवध का जो युद्ध हुआ था वो 1856 ईस्वी में हुआ था और किन के बीच हुआ था, लॉर्ड डलहौजी तथा नवाब वाजिद अली शाह के। और युद्ध के विलय के कारण क्या थे, नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन एवं आक्रमणीयता का आरोप लगा। परिणाम में क्या हो कि अवध राज्य को अंग्रेज राज्य में मिला लिया गया और संधि का प्रस्ताव था फैजाबाद संधि। अंग्रेजों को 22.5 लाख रुपए कर के रूप में और नवाब कलकत्ता में नज़रबंद जीवन निर्वाह के लिए 12 लाख सालाना पेंशन दी गई। तो दोस्तों देखिए उस ज़माने में 12 लाख रुपए बहुत होते थे। नेक्स्ट है रोहिलखंड। क्या था, रोहिलखंड का युद्ध हुआ था 1773 ईस्वी में, जिसको रेगुलेटिंग एक्ट भी बोला जाता है। इसी दिन टाइम पारित हुआ था। वारेन हेस्टिंग तथा रोहेल सरदार हाफिज रहमत खां के बीच। और रोहेल सरदार द्वारा अवध के नवाब को रुपये 40 लाख देने से मना कर देने पर हाफिज रहमत खां मारे गए। रोहिलखंड के अधिकांश भाग को अवध राज्य में मिलाना, शेष भाग पर रामपुर की रियासत, जो कि रामपुर के नवाब काफ़ी फेमस थे, उनकी रियासत में स्थापित होना। बनारस का जो युद्ध था 1780 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग के समय हुआ था तथा राजा चेत सिंह के बीच में। अंग्रेजों द्वारा फैजाबाद संधि को तोड़ना तथा अधिक धन, घुड़सवार तथा बंदूकची की मांग मना करने पर चेत सिंह को 50 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ा। चेत सिंह दोनों के बीच संघर्ष हुआ। हेस्टिंग द्वारा विद्रोह का दमन कर दिया गया और चेत सिंह के भतीजे को राजा बनाया गया। 22.5 लाख रुपए के वार्षिक कर को बढ़ाकर 40 लाख कर दिया गया। नेक्स्ट है कि पिंडारियों से युद्ध। ये पिक्चर भी देखी होगी आपने। पिंडारियों से युद्ध, लूटमार करने वाले लोग जो होते थे पिंडारी। 1816 से 1818 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग तथा पिंडारी के अमीर खां, करीम खां, बाशिल मोहम्मद तथा चीतू पिंडारियों के छापामार युद्ध से परेशान होकर ये युद्ध हुआ था। बहुत से पिंडारी मारे गए। अमीर खान ने अंग्रेजों की शरण ली, उसे टोंक की जागीर प्रदान कर दी गई। करीम खान ने भी अंग्रेजों की शरण ली, उसे गोरखपुर जिले में गौस की जागीर मिली। तो ये दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए अंग्रेजों का नेपाल तथा बर्मा म्यांमार से युद्ध जो हुआ था, नेपाल युद्ध जो हुआ था 1814 से 1816 ईस्वी के बीच में, और किन किन के बीच में हुआ था, लॉर्ड हेस्टिंग तथा गोरखा के बीच में। और विलय के कारण सन 1814 में गोरखों द्वारा अंग्रेजों के अधीन बस्ती जिले के निकट शिवराज और बुटवल क्षेत्रों पर अधिकार। परिणाम अंत में गोरखे पराजित हुए और अंग्रेजों की विजय हुई। 1816 ईस्वी में सिंगरौली संधि यानी सिगौली की संधि हुई थी, जो कि नेपाल युद्ध को समाप्त करने के लिए अंग्रेजों को कुमायूं गढ़वाल क्षेत्र के हिमालय पर्वत का तराई क्षेत्र का मिलना, गोरखों द्वारा सिक्किम पर अधिकार छोड़ना,
नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक अंग्रेज रेजिमेंट रहने लगा। लॉर्ड हेस्टिंग के बीच में हुआ था ये। बर्मा का प्रथम युद्ध 1824 से 1826 ईस्वी में हुआ था और लॉर्ड एम्स्टर्न तथा बर्मा के बीच में। बर्मा तथा अंग्रेजों से चटगांव, ढाका, मुर्शिदाबाद तथा कासिम बाजार क्षेत्र की मांग। अंग्रेजों की विजय, यंगून पर अधिकार। 1826 ईस्वी में यांडूब की संधि हुई। अंग्रेजों को आराकान तथा तानासरिम के प्रदेश प्राप्त हुए। मणिपुर को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया। बर्मा और अंग्रेजों के मध्य व्यापारिक समझौता हुए। किस संधि के तहत? यांडूब की संधि के तहत। नेक्स्ट है बर्मा का द्वितीय युद्ध लॉर्ड डलहौजी तथा बर्मा के बीच में। अंग्रेज व्यापारियों द्वारा सरकार के नियमों का उल्लंघन। बर्मा पराजित हुआ और अंग्रेज जीत गए। मर्तवान और यंगून पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। इसके तहत बर्मा का समूचा दक्षिणी भाग अंग्रेजों के अधिकार में आ गया। नेक्स्ट है अंग्रेजों का अफगान, सिंधी तथा सिखों से युद्ध। अफगान युद्ध हुआ था 1838 से 1842 ईस्वी में लॉर्ड ऑकलैंड तथा अफगानों के मध्य। अंग्रेजों को रूसी आक्रमण का भय, क्योंकि रूस एशिया में अपने प्रभाव को बढ़ा रहा था। इसका परिणाम हुआ कि अंग्रेजों की भारी क्षति हुई। अफगान युद्ध में संधि प्रस्ताव। शाह शुजा, रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच एक त्रिपक्षीय संधि हुई जिसमें शाह शुजा को अफगानिस्तान की गद्दी पर बिठाना तय हुआ। किस युद्ध में? अफगान युद्ध में। सिंध युद्ध हुआ था लॉर्ड एलन बरो तथा सिंध के मध्य। अंग्रेजों द्वारा सिंध प्रांत को अपने राज्य से मिलाना पर और सिंध के अमीर पराजित हुए थे। इसमें सिंध प्रांत को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। नेक्स्ट है कि प्रथम सिख युद्ध हुआ था 1845 से 1846 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग तथा सिखों के मध्य। सिख सेना ने सतलज नदी पार करके अंग्रेजी राज्य पर आक्रमण कर दिया। सिख सेना पराजित हुई। पंजाब के कुछ विश्वासघाती सेना नायक अंग्रेजों से जा मिले थे और ये समाप्ति क्या हुई थी? इसमें लाहौर की एक संधि हुई थी जो कि 1846 ईस्वी में करनी पड़ी थी। जालंधर तथा सतलज और ब्यास नदियों को दोआब राज्यों में मिला लिया गया। युद्ध के हर्जाने यानी युद्ध का जो हर्जाना था के रूप में सिखों को 1.5 करोड़ रुपए देना पड़ा। इस धनराशि को न देने के कारण पंजाब राज्य का जम्मू कश्मीर भाग गुलाब सिंह को बेचना पड़ा। नेक्स्ट है द्वितीय सिख युद्ध हुआ था 1848 से 1849 में लॉर्ड डलहौजी और तथा सिख के बीच में। अंग्रेजों द्वारा सिखों के मुल्तान के दुर्ग पर अधिकार प्राप्त कर लिया। सिख सेना अंग्रेजों से पराजित हुई। अंग्रेजों का 1849 ईस्वी में पंजाब पर पूर्ण अधिकार हो गया। तो दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, आप इसको ज़रूर याद कर लें और इसमें से छांट करके आप अपने प्रश्न लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने ये आपको टाइम कम होने की वजह से ऐसा किया है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक कर दें। अगर आपने हमारी हिस्ट्री की और वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ देख सकते हैं। अगर आपने हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहाँ से जा करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर लें। देखते हैं अंग्रेजों की सफलता के क्या कारण थे। ये इम्पोर्टेंट है कि भारत में अंग्रेजों की सफलता के अनेक सहायक सिद्ध कारण सिद्ध हुए हैं। कि नंबर 1 पॉइंट है कि भारत में अंग्रेजों की जो विजय बंगाल से प्रारंभ हुई थी। बंगाल एक अत्यंत उपजाऊ भूभाग था। शासन स्थापित हो जाने से उन्हें राजस्व का लाभ तो मिला ही, साथ में उनका व्यापार भी बढ़ा। कंपनी की आर्थिक स्थिति सुधर गई। नेक्स्ट है अंग्रेजों की सैन्य शक्ति का उत्पन्न शक्ति बहुत ही उन्नत थी। उनके सैनिक अपेक्षाकृत अधिक कुशल एवं प्रशिक्षित थे। उनके पास शस्त्र न केवल प्रचुर मात्रा में थे बल्कि वे उच्च तकनीक पर भी आधारित थे और उनके पास जहाजी बेड़ा था, लेकिन भारतीयों के पास इसका अभाव था। ये जहाजी बेड़े इंग्लैंड से आते रहते थे, इस कारण उनके पास रसद एवं सैनिकों का भी अभाव नहीं रहता था। और ब्रिटिश कालीन चांदी का सिक्का जिसमें महारानी विक्टोरिया की तस्वीर बनी हुई है जो कि 1862 में चलाया गया था। और ये लॉर्ड वेलेस्ली साहब की तस्वीर है। अंग्रेज अधिकारी कूटनीति का सहारा लेकर भारत में शासन करते थे, जैसे वेलेस्ली की सहायक संधि नीति व डलहौजी की विलय नीति। उन्होंने फूट डालो और राजगुरु की कूटनीति अपनाई। भारत में कुशल नेतृत्व का अभाव था, राजा आपस में लड़ते रहते थे और इसी का उन्होंने फ़ायदा उठाया था। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट इस वीडियो में थे। अगर आपको
वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें और अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर कर दें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। मुझे उम्मीद है कि आपके कोर्स से जो सिलेबस में चैप्टर दिए हैं बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग मैंने वीडियो बनाई है। अगर आपने वीडियो शुरू से सभी अंत तक देख ली तो आपके जो जूनियर सुपर टेट के लिए सामाजिक विज्ञान का पोर्शन है वो बिल्कुल कवर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।